नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश में 11 महीने के भीतर 37 टाइगर की मौत हो गई। इनमें भी सबसे ज्यादा मौतें कान्हा और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में दर्ज की गई। ज्यादातर मौतों का कारण बाघों का अवैध शिकार है। दूसरा बड़ा कारण उनका आपसी संघर्ष, क्योंकि उनके शिकार के क्षेत्र में कमी आ चुकी है। अभी 2 दिन पहले ही भोपाल में एक युवा टाइगर अपनी टेरिटरी की तलाश में शहरी क्षेत्र में आ गया था, लेकिन ये तो शहर की बात है। सबसे ज्यादा टाइगर्स की मौतें टाइगर रिजर्व में ही हो रही हैं। पिछले 10 सालों में मध्य प्रदेश में 270 टाइगर मारे गए, जिनमें से ज्यादातर की मौत का कारण अवैध शिकार है। टाइगर प्राकृतिक कारणों से मरते हैं या आपसी संघर्ष में मरते हैं या किसी एक्सीडेंट में मर जाते हैं तो उसको रोकना संभव नहीं है, लेकिन अवैध शिकार पर जरूर रोक लगाई जा सकती है। जहां तक बाघों के आपसी संघर्ष का सवाल है तो उससे रोकने का एकमात्र तरीका जंगल के क्षेत्रफल में इजाफा है, और जंगल का क्षेत्र बढ़ाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि शहरों का क्षेत्र लगातार बढ़ता जा रहा है। सिमटते जंगलों के बीच टाइगर की अकाल मौत को कैसे रोका जा सकता है, इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। मध्य प्रदेश में भी अब तक 37 बाघों की मौत हो चुकी है, जो कि बीते वर्ष 2022 में हुई कुल मौत 34 से 3 अधिक है। लेकिन बीते कुछ वर्षों की तुलना में ये आंकड़ा कम है। इन मौतों की मुख्य वजह बाघों के बीच आपसी संघर्ष और शिकार समेत अन्य कारण हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार मौत के ये आंकड़े 20 नवंबर 2023 तक के हैं। बाघ आकलन रिपोर्ट 2022 के अनुसार मध्य प्रदेश के पास 785 बाघ है, जो किसी भी प्रदेश की तुलना में सर्वाधिक है। यही स्थिति बाघ आकलन रिपोर्ट 2018 में भी थी, तब 526 बाघ थे। मध्य प्रदेश के पास टाइगर स्टेट का दर्जा बरकरार है, लेकिन इन रिकॉर्डों के अलावा बाघों की मौत के मामले में भी मध्य प्रदेश आगे है। एमपी में 2022 में 35 व वर्ष 2021 में 41 मौत हुई थी। एक बाघ को स्वतंत्र रूप से विचरण करने के लिए कम से कम 100 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल चाहिए, जो कि राज्य में नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से ये भोजन के लिए कोर एरिया से आबादी तक पहुंच रहे हैं, जहां शिकारियों की नजर पड़ जाती है। ये अपने भ्रमण क्षेत्र से आबादी तक पहुंचने के लिए एक दूसरे के भ्रमण क्षेत्रों में प्रवेश कर रहे हैं, जहां इनके बीच आपसी संघर्ष की स्थिति पैदा हो रही है। टाइगर एक बेहद खूबसूरत प्राणी है, लेकिन वो जंगल का प्राणी है। उसे जंगल चाहिए, और जंगल भी बड़े इलाके में होना चाहिए, ताकि वो शिकार कर सके, जंगल में मुक्त होकर विचरण कर सके। लेकिन जब भी उसके जंगलों की सीमा पर कोई अतिक्रमण करता है तो फिर टकराव की नौबत आ जाती है, और इस टकराव में या तो टाइगर या फिर इंसान किसी एक की मौत हो जाती है। यही कारण है कि पिछले 5 साल के भीतर 126 टाइगर मारे जा चुके हैं, लेकिन इस दौरान मरने वाले इंसानों की संख्या 65 से भी कम है। इंसान मरता है तो बड़ा समाचार बन जाता है। वन विभाग एक इंसान की मौत का मुआवजा 8 लाख रुपए देता है, लेकिन टाइगर की मौत का मुआवजा किसे मिले? सुनने में ये सवाल बड़ा अटपटा लगता है, पर सच तो ये है कि टाइगर की मौत का भी मुआवजा है, और वो है उसके जंगलों से इंसानों की बेदखली। अब जरूरत इस बात की है कि जंगलों का दायरा बढ़ाया जाए, और जंगलों के अंदर इंसानों के जो गाँव हैं उन्हें सही तरीके से विस्थापित किया जाए। यदि सही जंगल प्रबंधन नहीं होगा तो फिर मौत के ये आंकड़े साल दर साल बढ़ते जाएंगे। मौत चाहे टाइगर की हो या इंसान की, चिंता और सरोकार का विषय है। टाइगर स्टेट का तमगा हासिल है, लेकिन टाइगर स्टेट में ही बाघों की मौत लगातार हो रही है, और अब ये जो आंकड़ा है वो बहुत आगे पहुंच चुका है। 11 महीने में 37 बाघों की मौत हो जाना ये कोई छोटी बात नहीं है, और वो भी तब जब बड़ा बजट बाघों की संरक्षण, उनकी सुरक्षा, उनके खान पान पर खर्च किया जाता हो। इसी पूरी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, आंकड़े तो बहुत सारे हैं, और ये भी कि किस तरह से बाघों की मौत होती है। शिकार की वजह भी सामने आ रही है कि जो शिकारी हैं वो किस तरह से अवैध तरीके से, शिकार तो अवैध ही होगा, जाहिर सी बात है, किस तरह से जो शिकारी हैं वो शिकार कर रहे हैं टाइगर्स का। और हम देखते हैं कि फिर जब उन्हें एरिया कम पड़ जाता है, टेरिटरी कम होने की वजह से अपना शिकार ढूंढने के लिए जो टाइगर्स हैं वो शहरी क्षेत्रों की तरफ जाते हैं, जहां हम देख रहे थे कि किस तरीके से कुछ जानवर भी बाघ का निवाला बने। तो एक
कई बार मानव भी, मनुष्य भी इस चपेट में आ जाते हैं। पिछले साल की बात करें तो 121 बाघों की मौत हो चुकी है और अब 11 महीने में 37 बाघों की मौत होना। मृदुल पाठक जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, रिटायर्ड वन अधिकारी। मृदुल पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी पर। पाठक साहब, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ कमी रह जा रही है। बड़ा बजट है, फॉरेस्ट ऑफिसर्स तैनात रहते हैं, स्पेशल टास्क फोर्स पहले बनाई जाती थी, अब स्पेशल फोर्सेस या स्पेशल ऑफिसर्स शायद नहीं होते। और बाकी मैं आपसे भी समझना चाहूंगी कि लगातार जो बाघों की मौत हो रही है, साल दर साल हम आंकड़ा देखते हैं, लेकिन पिछले साल की बात करें तो 121 बाघों की मौत का आंकड़ा सामने आया। अभी इस साल 11 महीने में 37 बाघों की मौत हो चुकी है। कहाँ चूक रही हैं टीमें, कहाँ वन विभाग कम आपको लगता है कि कुछ गलतियां हो रही हैं? मृदुल साहब जी, ये धन्यवाद। वन विभाग की चूक का जहां तक प्रश्न है तो इसमें सामान्यतः कोई भी वन अधिकारी अपने कर्तव्यों के प्रति चूक नहीं करता है। और शिकारियों का जहां मामला है तो आपने जैसा बताया, तो शिकारी तो ऐसा मौका ही तलाशते रहते हैं जब वो, आपने जो डिस्क्रिप्शन दिया बहुत अच्छा दिया पहले, कि टाइगर्स की संख्या बढ़ रही है और ये जब अपनी टेरिटरी से बाहर निकलते हैं तब इसके अंदर आपसी झगड़ा होता है। जब दूसरे टाइगर की टेरिटरी के अंदर से गुजरते हैं तब, और जब गांव के पास जाते हैं तो वो ग्रामीणों के जीवन से और मवेशियों के जीवन पर उनकी दिक्कत आती है। तो इसमें ये गांव के कुछ लोग जो हैं बाहर के लोगों को बुलाते हैं, जो पारधी कम्युनिटी वाले हैं, तो उनको स्पेशली ये तैनात करते हैं कि उसको मार दिया जाए ताकि इनकी जो है वो इनकी समस्या का समाधान हो सके। ये बहुत पुरानी प्रक्रिया अपने जंगलों के अंदर चलती रही है और आज भी ये प्रक्रिया है। और विभाग ने पारधी कम्युनिटी को भी सेटल करने के लिए काफी प्रयास किए हैं। कटनी में जैसे अपने महाला साहब ने काफी लंबा प्रयास किया और अच्छा वहां पर सेटलमेंट हुआ। अभी और जो गांव के बाहर निकाले जाने का प्रश्न है वो सबसे उत्तम है कि उनके क्षेत्र को हमको एकदम से इनवायलेट करना पड़ेगा कि उसके अंदर किसी प्रकार का इंटरफेरेंस ना हो, ताकि वो इकोलॉजिकल साइकिल उसके अंदर चलती रहे। और निश्चित रूप से अपने कोर एरिया को हमें टूरिज्म से भी थोड़ा सा कम करना पड़ेगा और बफर के अंदर टूरिज्म बढ़ाना पड़ेगा। ये इन प्रक्रियाओं से जो इनवायलेट एरियाज होंगे उसके अंदर टाइगर्स जो है वो अपने निर्धारित टेरिटरी के अंदर रह सकेंगे जी। जहां तक टाइगर्स के डेथ का प्रश्न है तो इनकी टोटल लाइफ जो है वो 14 ईयर्स है और वाइल्डरनेस में इनकी 14 साल है। तो ये रोटेशन तो हमको मानना पड़ेगा कि जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु होगी। और इसमें जो वृद्ध टाइगर होता है उसको, उसके टेरिटरी को भी काबिज होने के लिए यंग टाइगर उसको मार देते हैं। ये एक सामान्य प्रक्रिया है इनके टाइगर्स की लाइफ में। तो इन चीजों को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। हमको देखना पड़ेगा कि हमारे टाइगर्स का नंबर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। अगर टाइगर्स की संख्या बढ़ रही है तो हमें तो प्रबंधन को उचित मानना होगा। और जहां तक गांव के आसपास आने का प्रश्न है तो उसके लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस लेना पड़ेंगे जो भविष्य में ये लोग ले ही रहे हैं। जैसे भोपाल के आसपास अभी लंबे सर्विलियंस लगाए हैं, तो ऐसे जो है बड़े बड़े कैमरास और इनके मूवमेंट के ऊपर हमको निगरानी रखना पड़ेगी, जो कि अब जो है नेशनल पार्क में भी आवश्यक होती जा रही है। तो विभाग को अपने जो शिकार रोकने के लिए ये मतलब लॉन्ग रेंज सर्विलियंस कैमरास जो हैं वो स्टैब्लिश करना होंगे। मेरे ख्याल से इसके लिए भी प्रोसेस अब चल ही रही होगी। तो हम इसी प्रकार से देखिए, हम किसी भी जीव को बचाने के लिए हमको अब उसके ऊपर निगरानी रखना होती है। आप घर में भी कोई पेट पालते हैं तो उसको भी निगरानी करते हैं। तो निश्चित रूप से जो टाइगर्स हैं अगर वो नेचुरल उसमें हम डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि वाइल्डरनेस में टाइगर सबसे ज्यादा इंडिया में ही है। और इनको जो है अगर हमको वाइल्डरनेस में रखना है तो हमें दूर से निगरानी करना पड़ेगी। बहुत नजदीक निगरानी इनकी नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें फिर ह्यूमन इम्प्रिंटिंग आ जाती है। तो इसलिए उनको वाइल्ड टाइगर रखने के लिए हमें कुछ दूरी भी मेंटेन करना होती है और इस दूरी को मेंटेन करने के कारण ही ये शिकार होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। तो इसके लिए नई टेक्नोलॉजी और जो लॉन्ग डिस्टेंस कैमरा सर्विलियंस है इसकी तरफ हमको जाना पड़ेगा, नई टेक्नोलॉजी की तरफ। जी पारुल जी, बिल्कुल।
मृदुल साहब, काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस रहा है आपका फॉरेस्ट्री में, और उसके अलावा अब हम देख रहे हैं जो ऑफिसर्स, कई बार हमने बाघों को लेकर चर्चा की है तो ये सवालात निकल कर सामने आए कि अभी हम देख रहे हैं कई सारे ऐसे जो ऑफिसर्स हैं फील्ड पर उतने ज़्यादा नहीं होते हैं, कई बार उतने ट्रेन नहीं होते हैं। इसको लेकर आप सहमत हैं? क्योंकि कई ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिसमें कई बार तो जो सवाल होते हैं उनका जवाब भी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के पास नहीं होता है। जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ट्रेनिंग किसको देना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि हमें ट्रेनिंग सबसे पहले फॉरेस्ट गार्ड्स को प्रॉपर ट्रेन करना होगा। आपके जो वो हैं सर्किल इंचार्ज हैं उनकी और रेंज अफसर की। जो नए रिक्रूटमेंट्स हैं उसमें रेंज अफसर लेवल पे जो आप बोल रही हैं कि फील्ड में कमी है जाने की, उससे तो मैं सहमत हूँ कि हाँ, रेंज अफसर जो है वो फील्ड के अंदर उतना नहीं जा पाते हैं क्योंकि इनको दूसरे कारणों में भी व्यस्त हो जाते हैं। और अपने जब तक के निगरानी नहीं होगी, मैंने आपसे पहले ही कहा कि मेरा सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि जब तक आप उसकी निगरानी नहीं करेंगे तब तक उसको आप उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। और ट्रेनिंग का मामला है तो हमारा जो सबऑर्डिनेट स्टाफ है वो उतने अच्छे से ट्रेन नहीं है। और जहां तक जो सीनियर ऑफिसर्स आते हैं, IAS ऑफिसर्स आते हैं, तो उनको तो 1-1 साल का कोर्स कंपलसरी कराया जाता है वाइल्ड लाइफ के लिए। तो वो तो ऑलमोस्ट उनको बेसिक नॉलेज तो रहती है और धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता है। ये भी एक प्रक्रिया ही है कि पुराने ऑफिसर्स जाएंगे, नए वहाँ टेक ओवर करेंगे, तो थोड़े से एक्सपीरियंस का वो शॉर्टेज आएगा, फिर उसको रिगेन करेंगे, फिर आगे बढ़ करके उसको सुधारेंगे। ये सुधार और मेंटेनेंस की प्रक्रिया तो सतत है जो जीवन में चलती ही रहेगी। जी पारस जी, आपने शुरुआती दौर में कहा कि जो बाघ जन्मे हैं, जाहिर सी बात है, ये तो प्रकृति का नेचर ही है कि जो इस दुनिया में आया है उसे जाना ही है। लेकिन जब टेरिटरी फाइट हो और उसमें बाघ बुरी तरह घायल हो जाए, जख्मी हो जाए, शिकार के मामले भी बढ़ते चले जा रहे हैं। इसमें भी हमने देखा कि काफ़ी रोक लगाने की कोशिश की और कहीं ना कहीं उसका कारण ये है कि निगरानी नहीं हो पा रही है। ये भी हमें मृदुल साहब आपने बताया। अजय दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पर्यावरणविद हैं आप। बहुत बहुत स्वागत अजय दुबे जी आपका अनादि टीवी पर। कई बार हमने देखा है कि जब चर्चाएं होती हैं तो कई नए नए बातें निकलकर सामने आती हैं। ये बात भी है कि खुद रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने बताया कि जो खासतौर पर निगरानी रखने की बात है, जब ऑफिसर्स फील्ड पर नहीं जा रहे हैं तो निगरानी हो कैसे पाएगी। और निगरानी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जिससे हम बाघों को बचा सकते हैं। फिर जो मरने की वजहें जो भी हो वहाँ आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन निगरानी के लिए अमले की ज़रूरत है, ट्रेंड ऑफिसर्स की ज़रूरत है। जो फील्ड ऑफिसर्स हैं उनको समय समय पर वहाँ जाना, और शायद उनमें भी कमी है। अजय दुबे जी, आवाज़ मिल रही है आपको? चलिए, क्योंकि स्काइप से जुड़े हुए हैं अजय दुबे जी हमारे साथ, तो शायद नेटवर्क इश्यूज़ आ रहे हैं। मैं लौटूंगी अजय दुबे जी, जैसे ही आप कनेक्ट होते हैं हमारे साथ मेरा सवाल आपसे रहेगा। मृदुल साहब, जब हम बात करते हैं कि बाघिन ने शावकों को जन्म दिया और उसके बाद उनमें से हम देखते हैं कि किन्हीं न किन्हीं कारणों से कुछ बच जाते हैं, कुछ की मृत्यु हो जाती है, वहाँ ट्रीटमेंट की भी आवश्यकता होती है। वेल ट्रेन्ड जो ऑफिसर्स होते हैं वहाँ पर उनकी मौजूदगी होना भी ज़रूरी होती है। तो अलग अलग कारण हैं जिनमें हमने ये भी कई बार चर्चा की है कि एक कॉलर वाली बाघिन थी जिसको ढूंढ नहीं पाए, उसकी भी मृत्यु की खबर आई। तो इन सारी टेक्नोलॉजीज़ का भी उपयोग समय समय पर हो रहा है। एक बड़ा बजट डिपार्टमेंट के लिए इशू होता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कमियां हैं तो क्यों आखिर इन कमियों को जानते बूझते हुए भी टाल दिया जा रहा है? जहां तक बजट की आप बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से रेडियो कॉलर जो है, अगर अपन उसके कॉस्ट देखें तो वो इट रेंजेस बिटवीन 3 to 4 lakhs एक जो रेडियो कॉलर है। क्या उतना बजट हम नेशनल पार्क को दे रहे हैं? निश्चित रूप से नहीं है। नेशनल पार्क के पास में बेसिकली जितना बजट होना चाहिए उतना बजट उनके पास में नहीं रहता है। और अगर मतलब सर्विलियंस की जहां तक बात है, कॉलर वाली टाइग्रेस की आप बात कर रही हैं, तो टाइग्रेस वाली उसको तो लोगों ने कोचिंग करके, जहां तक मुझे मेरी याददाश्त है कि उसके शिकार करके शायद उसका वो रेडियो कॉलर भी कहीं रेत के अंदर गाड़ दिया था और वहां से वो उनको बाद में निकाला गया था, उसको भी ढूंढा गया था उसमें। और डिपार्टमेंट जो है वो पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाता है, अगर कहीं ऐसा कोई शिकार हो जाता है तो उनके मुलजिमों को पकड़ करके और उनके प्रोसिक्यूशन किया जाता है। आप अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो जितने शिकार के प्रकरण हैं 99.9% प्रकरणों में इन्वेस्टिगेशन पूरा हुआ है।
अब उसके लिए जो अपने नई टेक्नोलॉजीज हैं, मोबाइल लोकेशंस हैं, इन सब चीजों को भी डिपार्टमेंट कर रहा है, जिसके लिए STF एक इन्होंने स्पेशल टास्क फोर्स बनाया हुआ है। इसमें अलग अलग जगह पर अभी पोस्टिंग्स हैं। जबलपुर में भी एक STF है, इंदौर में एक STF है। तो ये पूरा एरिया हम लोग देखते हैं। कोशिश देखिए, आदमी प्रयास ही कर सकता है, लेकिन जहां तक ये जो असामाजिक तत्व हैं, जिनको के इन चीजों के लिए पैसा मिलता है, या जिनको लगता है कि हम जिनको इजी और अर्ली मनी चाहिए, तो वो लोग तो हमेशा लॉ ब्रेकिंग होते हैं और उनको ही प्रोटेक्ट करने के लिए फॉरेस्ट स्टाफ लगाया जाता है। और जहां तक इनके डेथ और सर्वाइवल का प्रश्न है कि बच्चों का सर्वाइवल कम होता है, तो इसका रेशियो जो है वो हमेशा 80-20 का रेशियो माना जाता है टाइगर के मामले में, कि मदर जो है अगर 4 बच्चे दिए हैं तो उसमें से वो एक ही बच्चे को ग्रो कर पाती है। पर सामान्यतः नेशनल पार्क के अंदर आप देखेंगे तो ये 4 में से 3 बच्चे तो डेवलप कर ही लेती हैं। कभी भी आप जाएंगे नेशनल पार्क के अंदर तो आपको मदर के साथ में 2 या 3 बच्चे तो हमेशा दिखाई देंगे। लेकिन हाँ, बाहर के बारे में मैं मानता हूँ कि बाहर ये उनको सर्वाइव नहीं करा पाती हैं, क्योंकि उनको वहां पर उतना प्रे बेस नहीं मिलता। नेशनल पार्क के अंदर जो है चीतल हैं, सांभर हैं, गौर जो जैसे रिलोकेट हुए हैं कई जगह गौर हैं, इनको मार करके अपने बच्चों को सर्वाइव कर लेती हैं। लेकिन जब ये बफर में जाती हैं तब वहां जाकर के इनकी प्रॉब्लम आती है। और जहां तक एरिया की अपन बात कर रहे थे, पहले आपने एक जगह बीच में बोला था कि जो है हमारा एरिया कम पड़ रहा है तो उसको 100 स्क्वायर किलोमीटर चाहिए। लेकिन उसमें हमको एक चीज ये भी देखना पड़ेगी कि एक टाइगर के साथ में कम से कम 4 फीमेल्स होती हैं। मतलब एक मेल टाइगर की टेरिटरी अगर 100 स्क्वायर किलोमीटर है तो वो 25 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर एक फीमेल रहती है। तो अपन 100 स्क्वायर किलोमीटर को 5 टाइगर्स के हिसाब से मान के चलते हैं हम लोग, क्योंकि क्योंकि इनका जैसे हमारी फैमिली है तो एक घर है, लेकिन उसमें हम लोग 4 लोग रहते हैं। ऐसे ही 100 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर अगर मेल टाइगर है तो उसके अंदर 4 फीमेल्स और उसके कल्प्स भी रहते हैं। तो एक टोटल नंबर एरिया जो है वो निश्चित रूप से बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन आप उसको कहां तक बढ़ाएंगे, सबसे बड़ी बात यह है कि हम उसको कहां तक एक्सटेंड करेंगे। जी सर। अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो वो टाइगर उतना मूव करके आगे चले जाएंगे, क्योंकि हमारे जो टाइगर्स हैं, इन लोगों इनकी जो हैबिट्स है वो सामान्यतः विलेज के आसपास, चीतल जो है वो विलेज के आसपास रहते हैं। वो जहां लाइट दिखेगी वहां चले जाएंगे, तो उनके पीछे पीछे टाइगर्स भी चले जाते हैं। तब जितना दूर होते चले जाएंगे ये टाइगर्स उतना दूर मूव होते चले जाएंगे। हमारे साथ अजय दुबे जी भी जुड़े हुए हैं। अब मैं आपकी बातों पर उनका भी जवाब ले लेती हूँ कि वो आपकी बातों को कितना सहमत हैं, क्योंकि कई बार हमने जब चर्चा की है तो उन्होंने अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय रखी है। अजय दुबे जी, क्या मान रहे हैं आप? लगातार जो मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है उसमें एक बात तो सामने आई कि निगरानी प्रॉपर नहीं हो पा रही है, आपका मत इस पर? देखिए, मध्य प्रदेश में टाइगर स्टेट का जो दर्जा मिला उससे बड़े मात्रा में लापरवाही भी हुई है। मध्य प्रदेश को जो टाइगर स्टेट के साथ साथ जो एक और जिम्मेदारी मिली थी कि स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बनाना है, जो फोर्स कर्नाटका में भी है, महाराष्ट्र में भी है, और उस फोर्स से निश्चित तौर पर टाइगर रिजर्व में उसको डिप्लॉय करना था और वहां पे जो शिकारी या जो भी अवैध गतिविधियां हैं उनको रोकना था। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि 2008 से आज तक वो फोर्स बन नहीं पाई है। यदि ये फोर्स बनती है तो निश्चित तौर पर टाइगर रिजर्व में जो अवैध खनन, अवैध कटाई, बहुत सारी समस्याएं हैं, अवैध जो भी गतिविधियां वो रुकेंगी। लेकिन राज्य सरकार की इच्छा शक्ति कमजोर है। और इसके अलावा हम ये देखते हैं कि अभी तमिलनाडु ने एक अपना स्टेट वाइल्ड लाइफ ब्यूरो बनाया है जो इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए काम करेगा, क्योंकि वर्तमान में मध्य प्रदेश में यदि सर्वाधिक बाघों की मौत का जो कड़वा सच है वो आज से नहीं है, करीब 12 साल से मध्य प्रदेश इसी मतलब कलंक के साथ चल रहा है कि सबसे अधिक बाघ मध्य प्रदेश में मरते हैं। और उनमें भी सबसे जो अननेचुरल डेथ, जैसे आप कोचिंग भी कह सकते हैं, वो भी मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है। दूसरा, जब ये बात आती है तो सरकार कहती है कि ज्यादा बाघ इसलिए मरते हैं, तो हमारा मानना है कि ये प्रपोर्शन दूसरे स्टेट्स में उनकी स्ट्रेंथ जो टाइगर्स की उत्तराखंड या महाराष्ट्र या कर्नाटका, उस प्रपोर्शन में जितनी स्ट्रेंथ है उससे उतने ही शिकार नहीं हो रहे हैं। मैं 2008 का पन्ना जो सफाया हुआ था पूरे टाइगर्स का, उस समय एनटीसी ने सीबीआई इंक्वायरी के लिए कहा था। उस वक्त इंक्वायरी नहीं हुई,
और आज ये हाल है कि मध्य प्रदेश में अभी जब आपसे बात कर रहा हूँ तो 2 दिन पहले ही शहडोल में एक टाइगर का शिकार का प्रकरण उजागर हुआ है। कन्वेक्शन रेट कमजोर है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में 4 महीने पहले वन चौकी के पास अंदर कोर एरिया में शिकार हुआ, उसका सर काट के ले गए टाइगर का। कहीं किसी अधिकारी की जिम्मेदारी तय नहीं होती है। अभी पिछले 3 महीने पहले बांधवगढ़ के कुएं में काफी मात्रा में टाइगर की हड्डियों का पूरा जखीरा मिला था, उस पर आज तक सरकार बोल नहीं पा रही है। शिकारी जो हैं, कई इंटरनेशनल पोचर्स एमपी में एक्टिव हैं जो जमानत करा के जिन पे की नजर रखनी थी वो फरार हो गए। तवांग करके था जो अरुणाचल प्रदेश का था, जिसने कि सतपुड़ा में भी शिकार किया और भी जगह किया। दूसरी बात यह है कि जो वाइल्ड लाइफ ट्रेन्ड ऑफिसर्स हैं वो फील्ड पे आपको नहीं दिख रहे हैं। अभी इस समय जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं उसमें 2 जगह तो पद खाली हैं, पेंच में और बांधवगढ़ में डायरेक्टर नहीं है, अतिरिक्त प्रभार से काम चल रहा है। जो ऑफिसर पोस्टेड है वो राजनीतिक सिफारिशों पे हैं, राजनेताओं के द्वारा जो भी प्रक्रिया होती है उसके तहत वो पोस्टिंग लेते हैं, क्योंकि टाइगर रिजर्व में बजट बहुत भारी होता है। आप आशय करेंगे कि जो एक एनटीसीए का और जो भारत सरकार का और मध्य प्रदेश सरकार का ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट होता है, उसकी एक शर्त है प्रोजेक्ट टाइगर में कि आप वाइल्ड लाइफ ट्रेन ऑफिसर जो देहरादून से डिप्लोमा लेना पड़ता है, उसके तहत आप ऑफिसर्स को पोस्ट करेंगे। लेकिन इस समय एमपी में एक भी टाइगर रिजर्व में वाइल्ड लाइफ ट्रेन ऑफिसर जो देहरादून से आया है वो वहां पदस्थ नहीं है, वो लोग दूसरी जगह हैं। तो यदि सरकार के नजरिए से आप देखें तो कहीं ना कहीं टाइगर ज्यादा होना एक नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन होता है कि भाई टाइगर अपनी संख्या बढ़ा रहा है, आपका काम है कि आप उसको सेफ हैबिटेट दें, अतिक्रमण रोकें। वनाधिकार कानून से टाइगर कॉरिडोर बहुत बड़ी मात्रा में डिस्टर्ब हुए। तो सरकार जो है वो टाइगर रिजर्व में रेवेन्यू टूरिज्म पे ज्यादा फोकस है, और यदि डेथ होती है स्पेशली अननेचुरल तो जिम्मेदारी तय नहीं हो रही है। जिस भी फील्ड डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर जो भी पदस्थ हैं, भाई आप ये होना भी जरूरी है ताकि आने वाले समय पर एक संदेश भी जाए कि काम तो प्रॉपर हो, एटलीस्ट जिस चीज़ की सैलरी मिल रही है उसका काम तो करना ज़रूरी हो जाता है ईमानदारी से। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। बाघों की मौत और उसके पीछे की वजहें तलाशने की कोशिश कर रहे थे और ये भी जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर तमाम पैमानों पर जब वन विभाग ये दावा करता है कि उनकी तरफ से कोई भी चूक नहीं की जा रही है, कोई भी गलती नहीं हो रही है, तो फिर क्यों शिकार के मामले सामने आ रहे हैं। या वाकई जो बात निकलकर सामने आई कि फील्ड पर ऑफिसर्स नहीं रहते, निगरानी नहीं होती है और अननेचुरल डेथ होने पर कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, किसी की भी जिम्मेदारी तय नहीं होती है, किसी को भी पनिश नहीं किया जाता है, कोई भी सज़ा नहीं होती है। शायद यही वजहें हैं, कई छोटे छोटे कारण जो दूसरे स्टेट में उतने नहीं निकलकर सामने आते हैं जितने मध्य प्रदेश में, जो कि टाइगर स्टेट है। बढ़ रही है, बाघों की संख्या 700 के पार पहुंच चुकी है। पहले हम 500 के आसपास थे, 526 थे, अब 785 हैं। लेकिन उसके बावजूद जो कंजर्वेशन है या फिर जो बाघों को संरक्षित करने की बात है, उसको लेकर कहीं ना कहीं हम छूट रहे हैं पीछे। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।